हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका सरकारी मंथन में और मैं हूं आपका दोस्त उमेश द्विवेदी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति के बारे में, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। जी हां दोस्तों, ये हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो चलिए आसान शब्दों में समझते हैं कि ये कौन है, कहां से आए हैं और इनका क्या है वो आरएसएस वाला कनेक्शन। दोस्तों, इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर शहर में। सीपी राधाकृष्णन को लोग प्यार से सीपीआर भी बुलाते हैं। ये तमिलनाडु के गाउंडर समुदाय से आते हैं, जो वहां का एक बड़ा और प्रभावशाली समुदाय माना जाता है। जब सीपीआर जवान थे तब वो खेलकूद में बहुत तेज माने जाते थे। खासतौर पर टेबल टेनिस में वो अपने कॉलेज के चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा वो लंबी दूरी की दौड़, क्रिकेट और वॉलीबॉल भी खेला करते थे। उन्होंने तमिलनाडु के थूथुकुडी में वीओ चिदम्बरम कॉलेज से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की डिग्री हासिल की है। अगर उनके राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो इनका आरएसएस और बीजेपी से एक बड़ा कनेक्शन रहा है। दोस्तों, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये एक संगठन है जो देशभक्ति और समाज सेवा पर जोर देता है। सीपीआर बहुत छोटी उम्र से ही आरएसएस के साथ जुड़कर उसके स्वयंसेवक बन गए थे। 1974 में उन्हें जनसंघ की तमिलनाडु इकाई में बड़ा पद मिला। जनसंघ उस समय एक राजनीतिक पार्टी थी जो बाद में आगे जाकर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी बन गई। 1980 में जब बीजेपी बनी तो सीपीआर इसमें शामिल हो गए और धीरे धीरे पार्टी में एक बड़े नेता माने जाने लगे। इसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं के साथ काम करने लगे। 1998 में सीपीआर ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सांसद चुने गए। उस समय कोयम्बटूर में कुछ समय पहले बम धमाके हुए थे जिसमें करीब 58 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद लोग बहुत गुस्से में थे और सीपीआर ने उस माहौल में डीएमके के एक बड़े सांसद को हराकर करीब 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। लेकिन 2004 में वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता से हार गए। फिर 2014 और 2019 में भी वो कोयम्बटूर से लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। फिर भी 2014 में उन्हें 3,89,000 वोट मिले, जो कि तमिलनाडु में बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ी संख्या है। सीपीआर सिर्फ चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं थे, उन्होंने बीजेपी को तमिलनाडु में मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिन की रथ यात्रा निकाली जिसमें वो पूरे तमिलनाडु में घूमे। इस यात्रा में वो नदियों को जोड़ने, आतंकवाद को खत्म करने और छुआछूत मिटाने जैसे मुद्दों पर बात करते थे। इसके अलावा वो केरल में भी बीजेपी को मजबूत करने में लगे रहे। 2020 से 2022 तक वो केरल के लिए बीजेपी के ऑल इंडिया इंचार्ज थे। आरएसएस से उनका कितना लगाव था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2012 में एक बार सीपीआर को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल एक आरएसएस कार्यकर्ता पर हमला हुआ था और सीपीआर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। वो चाहते थे कि हमलावरों को सजा मिले, लेकिन पुलिस ने उल्टा उन्हें ही पकड़ लिया। इससे पता चलता है कि वो आरएसएस और उसके कार्यकर्ताओं के लिए कितने ज्यादा समर्पित थे। चुनाव और पार्टी के काम के अलावा सीपीआर ने कई और रोल निभाए। 1998 से 2004 तक वो संसद में सार्वजनिक उपक्रमों और वित्त से जुड़ी कमेटियों में रहे। 2003 में वो संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए और वहां मानवीय मदद और आपदा राहत जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। 2016 से 2020 तक वो कॉयर बोर्ड के चेयरमैन रहे। कॉयर बोर्ड नारियल के रेशों से बनी चीजों का निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। उनके समय में भारत ने 2532 करोड़ रुपए का माल एक्सपोर्ट किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2023 में सीपीआर को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। वहां उन्होंने 4 महीने के अंदर ही पूरे 24 जिलों का दौरा कर लिया और लोगों से मुलाकात की। फिर 2024 में उन्हें तेलंगाना और पुडुचेरी की भी जिम्मेदारी दी गई और जुलाई 2024 में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। दोस्तों, अब आते हैं उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पर। 17 अगस्त 2025 को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपीआर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का उम्मीदवार बना दिया। 9 सितंबर 2025 को चुनाव हुआ जिसमें सीपीआर ने 452 वोट हासिल किए और अपने प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया। एनडीए के सभी दलों ने उनका समर्थन किया और अब वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करेंगे। अब सीपीआर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है
राज्यसभा को संभालना। विपक्ष अभी बहुत आक्रामक है और उन्हें इसे कंट्रोल में करना होगा, लेकिन उनके अनुभव और सादगी को देखते हुए लोग मानते हैं कि वो इस रोल को बखूबी निभाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सीपी राधाकृष्णन की कहानी। एक छोटे से शहर तिरुपुर से निकलकर आरएसएस के स्वयंसेवक से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के मंथन के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।